नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट हिंदी चैनल आपके लिए लेके आया एक ब्रांड न्यू जेई मेल वीकली सीरीज, जिसमें हर एक वीक हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स स्टार्टिंग से कवर करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम जो चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। इस वीक हम ये चैप्टर्स कवर करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, और हर हफ्ते आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि फोर्स और डेंसिटी इस टाइप से रिलेटेड है। आपको अल्फा का डायमेंशन बताना है। मुझे इस क्वांटिटी अल्फा का डायमेंशन बताना है। तो देखें, अगर तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml/t-2, ये अपने को पता है, ठीक है। फोर्स है अल्फा अपॉन ये वाली क्वांटिटी। अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं, बीटा और रूट डी को, तो एक चीज का ध्यान रखना, ऐड हम तभी कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं डी जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का कितना है? m है। और वॉल्यूम की बात मैं अगर करूं तो वॉल्यूम का L³ होता है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी का तो ये आ जाएगा। लेकिन यहां पे तो रूट डी है, तो अगर मैं रूट डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा, तो रूट डी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो ये बन जाएगा m⁻½ L⁻⁻³ ये बन गया। ये अंडर रूट डी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बीटा का भी वही होगा, तो डिनोमिनेटर का वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये वाली क्वांटिटी। ये वाली जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रूट डी के बराबर ही होगा, जो कि है m⁻½ L⁻⁻³ अब आपको क्या करना है? अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा। फोर्स का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला जानता हूं, कितना होता था? ml⁻², ठीक है। तो फोर्स का कितना होता था? ml⁻²। ये मैंने फोर्स का लिख दिया, और इसको इधर में लेके आऊंगा तो यहां बन जाएगा m⁻½ L⁻⁻³ ये बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो बन जाएगा m⁻³ L⁻⁻½ T⁻⁻², ये हो जाएगा। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? अल्फा का आ जाएगा, m⁻³ L⁻⁻½ T⁻⁻²। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, m⁻³ L⁻⁻½ T⁻⁻²। ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम करें तो इसमें बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी k है, वेलोसिटी v है, टाइम t है। ये इन तीनों को फंडामेंटल मान रखा है, और सरफेस टेंशन का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले सबके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये एनर्जी है तो कोई भी टाइप की एनर्जी अगर होगी तो एनर्जी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला ml2T-2 होता है। वेलोसिटी का कितना होता है? हम सबको याद है कितना है? LT-1 है, ठीक है। t टाइम है तो टाइम का t हो जाएगा। सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का ml⁻² और लेंथ का l, आप डिवाइड करेंगे, l कट जाएगा, तो आप सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना आएगा? mt-2 इस टाइप से आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हमें बोल रहा है कि जो सरफेस टेंशन है ये डिपेंड कर रही है इन तीनों चीजों पे। तो आप लिखोगे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू k⁻x, v⁻y, t⁻z। ये k, v और t पे डिपेंड कर रही है, लेकिन किन पावर्स पे डिपेंड कर रही है ये मुझे नहीं पता, तो ये पावर्स मुझे निकालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों साइड अब डायमेंशन लिया जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड डायमेंशन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, डायमेंशन ऑफ s का डायमेंशन कितना होता है? mt-2, ये हो जाता है। k अगर मैं देखूं काइनेटिक एनर्जी का कितना होता था? ml2T-2, इसकी पावर हो गई x। v होता था वेलोसिटी, तो इसका कितना होगा? LT-1 पावर y, और t होता था टाइम, इसका t रहने वाला है, पावर z हो गई। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आपको देखना पड़ेगा कि कितनी कितनी पावर्स आ रही हैं। यहां मैं देखूं तो मास जो है, मास के ऊपर पावर 1 है, टाइम के ऊपर पावर -2 है, लेंथ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो नॉर्मल सी बात है लेंथ के ऊपर पावर यहाँ पे 0 माननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूं तो जो मास है, मास के ऊपर पावर कितनी है? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, ठीक है। यहाँ l के ऊपर पावर 2 थी और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। यहाँ कितना हो गया? y हो गया। यहाँ कितना हो गया? -2x -y + z, ये बन जाएगा।
अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मास की जैसे पावर यहाँ 1 दिख रही थी, इधर x दिख रही है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर अगर आप करोगे तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट दिखाई देगा, कितनी है, 1 है। अगर आप देखो तो लेंथ पे पावर थी 0 और लेंथ पे इधर पावर कितनी है, 2x प्लस वाई। तो कंपेयर करिए, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। x की वैल्यू 1 थी तो 2 प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। टाइम पे पावर कितनी थी, -2, ठीक है, और उधर क्या थी, -2x माइनस वाई प्लस जेड। तो आप लिखोगे -2 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ रहा था, -2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस वाई प्लस जेड, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो गया y की वैल्यू z के बराबर होगी, y की वैल्यू z के बराबर होगी, और z कितना था, -2 था, ठीक है। तो y की वैल्यू z के बराबर हो जाएगी, तो कितनी हो गई, -2। अब आप क्या करेंगे, आपने ये लिखा था कि सरफेस टेंशन जो थी वो k की पावर x पे डिपेंड कर रही थी, v की पावर y पे कर रही थी और t की पावर z पे कर रही थी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो k जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। x की वैल्यू मेरी आ चुकी थी, x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो आपने लिख दिया k। v की पावर कितनी थी, y थी, और y की वैल्यू कितनी थी, -2, तो आप लिखोगे v की पावर -2, और t जो था, t की पावर z थी और z की वैल्यू कितनी थी, -2, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, k v की पावर -2 t की पावर -2, ठीक है। तो k v की पावर -2 t की पावर -2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एरर्स का, ठीक है। ये जेईई मेंस 2014 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से अप्रोच करनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं अगर पढ़ूं तो इसमें एक डायोड के बारे में बोल रखा है कि डायोड में करंट बह रहा है, और करंट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बह रहा है, e की पावर 1000 v/t -1, ठीक है, और इसकी यूनिट्स दे रखी है आपको मिली एम्पियर में, ठीक है। और आपसे बोल रखा है अप्लाइड वोल्टेज v है, वोल्ट्स में टेम्परेचर t है। अब इसमें बोल रखा है जो स्टूडेंट है वो एक एरर कर रहा है, क्या नापने में, वोल्टेज नापने में एक एरर कर रहा है, कितने का, ±0.01, मतलब वोल्टेज जो है वो वेरिएबल है, वोल्टेज में एक एरर है। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख लो कि वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है, वोल्टेज में एरर होगा। टेम्परेचर के बारे में इसने यहाँ पे बोल रखा है कि टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन। टेम्परेचर में कहीं भी कुछ एरर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को हमें यहाँ पे कांस्टेंट मानना होगा, टेम्परेचर को हमें यहाँ पे क्या मानना होगा, कांस्टेंट। और आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है कि बताओ भाई एरर करंट में कितना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चेंज कर रही है, करंट चेंज कर रहा है और वोल्टेज चेंज कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, करंट मुझे ये दे दिया है, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, डी, वेरिएबल क्या होगा क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो di/dv इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये था कुछ e की पावर x, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, ठीक है। अगर आप देखें तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से, तो अगर आप देखोगे तो 1000/t ये बाहर आ जाएगा ऐसा, और -1, तो यहाँ करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो di की वैल्यू कितनी होगी, di की वैल्यू हो जाएगी 1000/t इंटू ई की पावर 1000 v/t इंटू कितना हो जाएगा, dv, ठीक है। तो हमें अब निकालना है एरर किसके अंदर, करंट के अंदर, तो वो ये होगा di। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 300 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू तो दे रखी है, मतलब ये तो पता है, ठीक है। dv को क्या बोलते हैं, एरर, वोल्टेज नापने में, वो भी दे रखा है आपको 0.01, तो ये भी पता है, ठीक है। जो टर्म फंस रहा है, जो हमें नहीं दे रखा है, वो ये दे रखा, e की पावर 1000 v/t है, e की पावर 1000 v/t, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे एक और चीज है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है। इसने बोल रखा था कि आपको एरर तब निकालना है जब करंट की वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो एक देखो आप, अगर आप देखो करंट की वैल्यू कितनी थी, e की पावर 1000 v/t, ये -1, ठीक है। तो करंट को मैंने लिखा 5 मिली एम्पियर, क्योंकि बोल रहा है कि भाई एरर तब निकालना है जब करंट कितना था, 5 था, तो करंट को 5 लिख दिया। तो e की पावर 1000 v/t -1, 1 इस साइड आ जाएगा, तो e की पावर 1000 v/t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ये भी मुझे मिल गया, जो टर्म मेरे को रिक्वायर्ड था वो टर्म भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए देखो आप इसको लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, di इज इक्वल टू 1000
अपॉन टी ई की पावर 1000 v बाई टी इंटू कितना dv। अब जल्दी से एरर निकालते हैं। देखो टेम्परेचर कितना दे रखा था, 300 दे रखा था। ये पूरा जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और dv कितना था, 0.01 था। ठीक है, तो ये 2 0 हमने कैंसिल कर दिए, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.01, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 0.2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2, और यूनिट्स किस में आ जाएंगे, मिली एम्पियर में। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अगर मैं देखूं तो पहले चैप्टर से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन मिक्स हो गया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका इतनी वेलोसिटी से, और वेलोसिटी में एक एरर दे रखा है ±5% का, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका। ठीक है, आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से रेंज कौन सी नहीं हो सकती है। तो पहले रेंज निकाल के देख लो, रेंज कितनी थी। रेंज का फॉर्मूला जल्दी से बताओ भाई, कितना होता था, u² sin 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला होता था। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20, और साइन अगर मैं देखूं साइन 60 यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा, तो 2 थीटा आएगा, तो यहाँ पे इसका डबल कितना हो जाएगा 120, और g की वैल्यू 10 लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 40, और ये कितना हो जाएगा √3/2, तो कितना आ जाएगा 20√3। रेंज की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, और रेंज की वैल्यू 20√3 अगर आ गई, अगर आप देखो √3 होता था 1.73, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 34.6 के आसपास आएगी। ये रेंज आ गया। अब ये तो रेंज आ गई, अब इसमें एक एरर आएगा। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी में एरर है, और वेलोसिटी में अगर एरर है तो देखो रेंज में भी एरर आएगा। ये अगर वेरिएबल है तो ये भी तो वेरिएबल होगा। अब आप कैसे निकालोगे, आपको कैसे निकालना है कि भाई रेंज कितनी हो सकती है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो R बन जाएगा डेल्टा R बाय R, U बन जाएगा डेल्टा U बाई U, और 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही तो एरर निकालते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। अगर आप देखो तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा U बाई U, और मैं दोनों साइड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं ये देखूं तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितना हो गया था, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा R, और यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा 100। तो रेंज में एरर कितना आ जाएगा, R/10 का। रेंज में जो एरर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R/10 का। R/10 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3.46 मीटर। ये 3.46 मीटर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो रेंज आएगी, वो कितनी आएगी, ये तो रेंज आ रही है, और इसमें एरर कितने का आ रहा है, 3.46 मीटर का। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो लगभग कितना आएगा, अगर इसको आप 4 मान लो तो रेंज कितनी आ जाएगी, 38.6 के आसपास, उससे थोड़ी कम ही आएगी। तो 38.6 मैक्सिमम रेंज, अगर आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 38 से थोड़ी सी कम वो मैक्सिमम हो सकती है। और इसको अगर आप 4 मान लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 30.6, तो मिनिमम इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम से कम नहीं हो सकती कि मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी आ रही थी मेरी, लगभग 38 के आसपास आ रही थी, और यहाँ मैं अगर ऑप्शन देखूँ तो यहाँ 39 दे रखा है, तो 39 तो हो ही नहीं सकती। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो जो रेंज इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में आ रही है वही इसका आंसर होगा। ये 3 अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ये सारे के सारे पॉसिबल है, लेकिन 39 वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने बोला है कि ABCD 4 कोलिनियर पॉइंट्स है। 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब दे शुड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ABBCCD सबकी वैल्यू सेम दे रखी है, इसको D ले लो, इसको D ले लो, इसको D ले लो। क्लियर। अब इसने बोल रखा है इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज बिटवीन A एंड B, C एंड D आर 12 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है मुझे, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और C एंड D के बीच में कितनी दे रखी है इसने, 20 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन B एंड C, यहां पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी को मैं V एवरेज मान लेता हूं, इस टाइप से कुछ मान लेता हूं। तो यहां पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है B और C इतने रीजन में।
और यहाँ पे एक और चीज बोल रखी है कि बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, मतलब यहां से यहां तक इसकी जो जर्नी है इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। तो बच्चों एक चीज याद करो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब एक काम करो, मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटीज दे रखी हैं, एक काम करते हैं, ए पे वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1, बी पे वेलोसिटी मैं क्या मान लेता हूँ v2, सी पे क्या वेलोसिटी मान लेता हूँ v3 और डी पे क्या वेलोसिटी मान लेता हूँ v4। v1 v2 v3 v4 ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं कि ए से बी का जो रीजन था उसमें एवरेज वेलोसिटी 12 दे रखी है, मतलब v1 प्लस v2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 12। सी से डी वाला जो रीजन था, सी पे स्पीड थी v3 और इस पे डी पे v4, तो v3 प्लस v4 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया था। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बी और सी का जो रीजन है इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो बी और सी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगर आप देखो ये हो जाएगा v2 प्लस v3 अपॉन 2, ठीक है, v2 प्लस v3। अगर आप देखो इस इक्वेशन में v1 प्लस v2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है v3 प्लस v4, और मुझे चाहिए कुछ v2 प्लस v3, इस टाइप से कुछ चाहिए। तो जो डिमांड है वो v2 प्लस v3 की है, और यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 3 और 4 है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे लिखो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24, v3 प्लस v4 कितना आ रहा है 40। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि जो डिमांड है वो 2 और 3 की है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, तो ऐड अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, इन सब का सम कितना होना चाहिए बताइए, 64 आ जाएगा। इन सब का सम 64 आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, v1 प्लस v4 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू कितना आ गया 64, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से और 2 से, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इस साइड अगर मैं देखूं तो यहां कितना आ गया 32, ठीक है। ये v1 प्लस v4 बाय 2 आ गया। अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था a और एंडिंग पॉइंट कौन सा था d, a और d, a पे स्पीड है v1, d पे कितनी है v4, तो v1 प्लस v4 बाय 2 ये है एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द होल जर्नी, ठीक है। v1 प्लस v4 बाय 2 है एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द होल जर्नी, और होल जर्नी में जो पार्टिकल है, पार्टिकल ने चला कितना है 3d चला है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई पूरे रीजन में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितनी हुई 3d हो गई, और टाइम कितना लगा, यहां से यहां जब चला तो कितने से चला 12 से चला, तो टाइम कितना लगा होगा, d चला और एवरेज वेलोसिटी 12 थी, प्लस यहां से यहां जब चला तो कितना चला, d चला, एवरेज वेलोसिटी को मैंने मान लिया v एवरेज, ठीक है। यहां से यहां अगर आप देखो तो कितना चला, d चला, कितनी स्पीड से चला 20 से, तो कितना हो जाएगा ये। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है v1 प्लस v4 बाय 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस v2 प्लस v3 बाय 2। ये इसका क्या मतलब है, यही तो हमें चाहिए था, यहाँ पे v2 थी, यहाँ पे v3 थी, तो एवरेज वेलोसिटी इस रीजन में कितनी होगी v2 प्लस v3 बाय 2, जो कि हो जाएगी v एवरेज, जो कि मेरे को चाहिए। ऐसा ही कुछ आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में d d d और d तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, 3 अपॉन, यहाँ कितना आ गया था, यहाँ आ जाएगा 1/12 प्लस 1/20 प्लस कितना आ जाएगा 1/v एवरेज इज इक्वल टू 32 माइनस v एवरेज, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, और यहाँ कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 20, तो ये 8, ठीक है। और इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा 5, 1/v एवरेज इज इक्वल टू 32 माइनस v एवरेज, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन, ये बन जाएगा 2/15 प्लस 1/v एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू 32 माइनस v एवरेज, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब फिर से एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा,
3 अपॉन, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2v एवरेज प्लस 15, यहाँ कितना आ जाएगा 15 इंटू वी एवरेज, ये बन जाएगा 32 माइनस वी एवरेज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू वी एवरेज इज इक्वल टू 32 माइनस वी एवरेज इंटू 2v एवरेज माइनस प्लस 15, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 45 वी एवरेज, यहाँ अगर आप देखो तो कितना बन जाएगा 64 वी एवरेज। अगर आप इसको 32 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 480 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2v एवरेज का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 15 वी एवरेज, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2v एवरेज का स्क्वायर, अगर आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4v एवरेज। ठीक है, इसको इधर लेके आए 60 हो गया, ये कितना हो गया -4, माइनस 480 इज इक्वल टू 0। तो v एवरेज का स्क्वायर माइनस 2v एवरेज माइनस 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। v एवरेज कितना हो जाएगा, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस टाइप से कुछ आएगा। तो v एवरेज कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा 960, 964 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 241। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 241। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 1। आपको निकालना क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्स को डिफरेंशिएट किया करते हैं तो क्या आता है v आता है, तो डिफरेंशिएट कर लो तो v आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नीचे आ जाएगी, तो इस टाइप से आ जाएगी, है ना, और डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा बन जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको आप ऐसे लिखोगे t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, इसको x भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 क्या था x था, और नीचे भी वही क्वांटिटी दिख रही है, तो v की वैल्यू बन गई t बाय x, v की वैल्यू बन गई t बाय x। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी dv बाय dt, और डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे कोशेंट रूल, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, t का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस t को लिखा, x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा dx बाय dt, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस dx बाय dt कितना होता था v होता था। ठीक है, dx बाई dt कितना होता था v होता था, तो आप इसको v भी लिख सकते हो, x माइनस vt अपॉन नीचे कितना आ गया बोलो एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस आपके क्या आ रहे थे 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स माइनस टी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मैं इसको अगर अलग अलग करूं तो ऑप्शन कितना आएगा 1 बाय एक्स माइनस, ऑप्शन मुझे किस में चाहिए टी में और एक्स में, यहाँ v आ रहा है तो v को हटा दो, v का क्या फॉर्मूला था, v का फॉर्मूला था t बाय एक्स, तो v को हटा दो, तो v को अगर आप हटाओगे तो यहाँ लिखा था vt और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, तो v को क्या लिखा आपने t बाय एक्स, तो v को लिखा आपने t बाय एक्स, तो यहाँ बन गया टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया 1 बाय एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये वाला ऑप्शन आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो आ रहा था 1 बाय एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, इस टाइप से आ रहा था। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ, नीचे बन गया एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और अगर आप इक्वेशन को देखो शुरुआत में क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी टी स्क्वायर प्लस 1,
तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, ऊपर वही चीज बन रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर था 1, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई 1 बाय एक्स क्यूब। तो अगर आप देखो तो 1 बाय एक्स क्यूब भी था ऑप्शन में और सेकंड भी आ रहा था, फर्स्ट सेकंड दोनों आ रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ये अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्मूथ वायर है, ठीक है, और यहां पे एक बीड है जो इस वायर पे स्लाइड कर सकता है। ये एक वर्टिकल सर्कल हो गया, वर्टिकल सर्कल हो गया मतलब जी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये तो पक्की बात है। और बीड जो है ये ए वाले पॉइंट से, यहाँ पे एक बीड है, ये वाले इस पॉइंट से यहाँ से एक बीड स्टार्ट करता है। बीड मतलब एक छोटी सी रिंग है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी व्हेन इट अराइव्स एट बी, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है जब ये बी पे आएगा, ठीक है। और हमें बोल रखा है ये जो बीड है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है अपने को, थीटा दे रखा है, ठीक है। और जी नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि ये जो पूरा मोशन हो रहा है ये किसी वर्टिकल सर्कल पे हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो अगर आप एक चीज देखो तो जो बीड है सीधा तो आ नहीं सकता है नीचे, क्योंकि वायर ही टेढ़ी है, तो आएगा तो इस टाइप से आएगा ना, देखो आप ऐसे 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 इस टाइप से आएगा, तो मोशन तो ऐसे ही होगा। मोशन अगर ऐसे होगा तो आप देखो जी तो नीचे ही लग रहा होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन जी का कौन सा कंपोनेंट इसको चला रहा होगा, जी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, क्या यही इसको चला रहा होगा। ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला भी एंगल अगर आप देखो तो ये भी थीटा होगा, तो जी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, जी कॉस थीटा। जैसे कि बच्चों अगर आप याद करो इंक्लाइंड प्लेन में अगर आप किसी ब्लॉक को रख दो तो वो आता है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती थी, जी साइन थीटा है एक्चुअली वो ब्लॉक को चला रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जी कॉस थीटा की वजह से जो अपना जो बीड है वो इस टाइप से आएगा, और यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो मुझे एक्सेलरेशन पता लग गया, एक्सेलरेशन कितना होगा बीड का, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा ये एक्सेलरेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो ये रेस्ट से चालू किया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए देखो आप यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, लेकिन उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस आप कैसे पता करोगे, ये डिस्टेंस पता करने के लिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं। देखो ये डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो ये जो है ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। ये रेडियस था और ये भी रेडियस था, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बोलो, ये भी थीटा होगा, ठीक है। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस टाइप से तो इसको बाइसेक्ट करेगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये आर है तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, आर कॉस थीटा, और ये वाली भी साइड क्या होगी, आर कॉस थीटा। तो अगर आप देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ये चला है, कितना चला है, 2r cos थीटा चला है। कितना चल गया ये, 2r cos थीटा। बीड यहां से यहां तक कितना चल गया, 2r cos थीटा चल गया। 2r cos थीटा जब ये चल गया, अब आप बहुत आसानी से इसकी निकाल सकते हैं वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला होता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है बताओ, 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2, एक्सेलरेशन कितना आ रहा था बताओ, g cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी 2r cos थीटा। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ gr इंटू कितना आ जाएगा cos थीटा। सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ gr इंटू cos थीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक xt ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलिए बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है, कब, किस इंटरवल में, 0 से 15। तो टाइम तो आपको पता है, टाइम कितना है, टाइम तो दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इंटरवल 15 सेकंड का है। 15 सेकंड में कितना चला है ये निकाल लो। कैसे देखेंगे, जब टाइम 0 था तो ये यहां से चालू किया इस जगह से, ठीक है। जब टाइम 5 सेकंड था तो ये यहां पे था, इसकी पोजीशन कितनी थी, 10 थी, तो 0 से लेकर 10 तक कितना चला, 10 चल गया। उसके बाद आप देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखो 10 सेकंड पे कहां था,
ये यहां पे था, 10 से वापस 0 पे आ गया, तो 10 से 0 पे आ गया तो वापस कितना चला, 10 चला, ठीक है। अगर आप देखो 15 सेकंड पे, तो 15 सेकंड पे ये कहां पे था, -10 पे था, ठीक है। तो 10 से 15 में और कितना चलेगा, 0 पे था, अब -10 पे आ गया, तो कितना हो गया भाई, 10, 10 और 10 कितना हो गया, 30। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसकी, 2 मीटर पर सेकंड आ गई। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन बतानी है। ग्राफ कौन सा दे रखा है, v² और x का ग्राफ दे रखा है, v² और x का ग्राफ दे रखा है, यहाँ v² है और यहाँ x है, ठीक है। थोड़ा देख के लगता होगा कि v और x का ग्राफ रहता तो एक्सेलरेशन अच्छे से आ जाता, लेकिन ये v² x का ग्राफ है, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला तो चमक रहा होगा, एक्सेलरेशन तो इसी से ही निकलेगा, v dv/dx, क्योंकि टाइम तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv/dx। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, अब कैसे लगेगा वो आप देखो। अगर आप देखो यहाँ पे y पे क्या दे रखा है, v² और x पे तो x ही दे रखा है, तो y की वैल्यू मैंने v² ले ली, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx कितना आ जाएगा, 2v, और v का कितना हो जाएगा, dv/dx। dy/dx क्या होगा, dy/dx सबको पता है स्लोप होता है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब शुरुआत में तो पार्टिकल यहीं पे होगा, तो यही इसी ग्राफ की बात होगी, इसलिए हम स्लोप जो लेंगे इसी लाइन का ही लेंगे। इस लाइन का जब लेंगे स्लोप, तो tan थीटा जो कि dy/dx होता है, अगर मैं देखूं ये स्ट्रेट लाइन था, तो इसका स्लोप जो होगा tan थीटा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 6 हो गया। तो dy/dx tan थीटा कितना हो गया, 6 हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स v dv/dx। v dv/dx क्या होता था, यही तो एक्सेलरेशन होता था, तो इसको ये लिख लिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखें अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि एक ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, 80 ग्राफ है, और 2 पार्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। पहला जो पार्टिकल है उसका ग्राफ ऐसा दे रखा है, और दूसरे पार्टिकल का ग्राफ ऐसा दे रखा है। पहले पार्टिकल को अगर मैं अच्छे से देखूं तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड वाले पार्टिकल को मैं देखूं तो इसका एक्सेलरेशन लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो क्या आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, है तो स्ट्रेट लाइन ही, तो स्ट्रेट लाइन की तो निकाल सकते हो, और ओरिजिन से भी पास कर रही है, तो ऐसा ही तो होगा, y = mx के फॉर्म में। तो y पे क्या है एक्सेलरेशन, y = mx, x पे क्या है टाइम है, और स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप अगर आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 10/2, तो एक्सेलरेशन = 5t आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट्स आप लगा सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 a2 मैंने निकाल दिया। अगर आप क्वेश्चन अब ढंग से पढ़ें तो इसने बोला है कि हमें वो टाइम बताना है जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब है जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, तो जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का ये मतलब होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 होगी इसका ये मतलब होगा कि पार्टिकल 1 की और पार्टिकल 2 की दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। अब आप कैसे करेंगे देखिए, एक और चीज पे ध्यान दीजिए कि पार्टिकल रेस्ट से चालू हुए तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। पहला वाला जो पार्टिकल है इसकी एक्सेलरेशन 10 है, तो क्या आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितना था, पहले वाले का 10 था, और टाइम को मैंने t ले लिया, तो v1 कितना आ गया 10t। दूसरा वाला अगर आप देखो तो दूसरे की एक्सेलरेशन 5t है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, यहां पे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। कैसे, एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा था 5t, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे बच्चों, dv/dt इज इक्वल टू कितना हो गया 5t, तो dv2 कितना हो जाएगा 5t dt। दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में हो जाएगी v2, पहले टाइम 0 था, बाद में कितना हो जाएगा t, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v2 की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5t²/2, ये v2 आ गया, ठीक है। और v1 कितना था 10t था। अब हमें यह बताना है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कंडीशन क्या थी, v1 = v2, तो v1 की वैल्यू v2 के बराबर होनी चाहिए, तो v1 की वैल्यू कितनी थी 10t थी, और v2 की वैल्यू कितनी थी
5t²/2, तो t और t कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है मोशन इन 2D से है, जो हम रिवर मैन प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन है कि एक बोट है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है स्टिल वाटर में, ठीक है, और क्रॉस करती है एक रिवर, इसकी विड्थ 1 किलोमीटर दे रखी है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर बना लो, ठीक है, जो रिवर है उसकी स्पीड मुझे निकालनी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब मान लो यहां से बोट चलना चालू हुई, तो इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलोंग जाना है, तो मतलब इसको चलते हुए पानी में ऐसे जाना होगा, रिवर ऐसे चल रही होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लेते हैं रिवर इधर की तरफ बह रही है, इसको चलते हुए पानी में ऐसा जाना होगा। अब जैसे ही पानी में जो बोट है, जैसे ही बोट पानी में चलेगी तो रिवर इसको इधर की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो इसको अगर जाना ऐसे है तो इसको खुद इस डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाना होगा। तो जो बोट है, बोट को ऐसा टेढ़ा चलना होगा ताकि रिवर की जो वेलोसिटी है, जो इधर वाली जो वेलोसिटी है, इसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो आप यहां लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये किसी एंगल पे चलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये किसी एंगल पे चलेगी तभी जाके रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर पाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी निकालनी थी। अब कैसे करोगे, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, VBR इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा VBR इंटू साइन थीटा। बताओ कितना चलना था, यहां से यहां तक जाने में कितना चलना था, डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक अगर मैं देखूं किस स्पीड से चल रहा है ये VBR साइन थीटा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना था, 15 मिनट। मेरे को जो भी आंसर्स निकालने हैं वो किलोमीटर पर आवर में निकालने हैं, तो इसको मेरे को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 मिनट्स था, इसको मैं 60 से डिवाइड किया, तो VBR साइन थीटा, VBR साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, VBR साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, मेरे को यहां पे निकालना था वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज दे रखी है, द बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब यहां पे VBR की वैल्यू दे रखी है, VBR की वैल्यू 5 है, तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू मेरी 53 आ गई। मुझे क्या निकालना है, रिवर की वेलोसिटी। तो आप ये देखोगे, क्योंकि अगर ये ऐसे सीधा जाएगा तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये दोनों वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। तो आप लिखोगे VBR इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बताओ, VRG। तो VRG जो होगा वो आपको निकालना है, तो VRG हो जाएगा VBR कॉस थीटा। VBR की वैल्यू कितनी है, VBR की वैल्यू आपको दे रखी थी 5, और एंगल कितना आ गया था 53, तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 53। कॉस 53 क्या होता है, 3/5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। 2 बॉल्स हैं, सेम स्पीड से फेंका, सेम पॉइंट से फेंका, इस तरीके से फेंका कि जब ये ग्राउंड पे हिट करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे हिट करते हैं, तो इसका मतलब इनकी रेंज सेम है। तो अगर रेंज सेम है तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, θ1 + θ2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब एक बॉल को अगर आप थीटा पे फेंकोगे तो दूसरी बॉल को 90 - θ पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है, रेंज क्योंकि सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे होती है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज ए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इनका कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पहली वाली बॉल का होगा 2u sin θ/g, और दूसरी वाली बॉल का कितना होगा 2u sin 90 - θ करेंगे तो कितना आएगा 2u cos θ/g। तो ये तो a आ गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स। एक में एंगल मैंने थीटा डाला, एक में sin 90 - θ करेंगे तो cos θ हो जाएगा, ये a आ गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स इज b। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u² sin² θ/ 2g। दूसरे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल 90 - θ आएगा, तो sin² 90 - θ कितना हो जाएगा बताओ, cos² θ अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बताओ, 2g। ये b आ गया, ये a आ गया। निकाल क्या रहा है, कह रहा है कि b/a का रेशियो बताओ, तो b/a का रेशियो कितना आएगा, आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जब डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, b/a इज इक्वल टू u² sin² θ अपॉन 2g। यहाँ कितना आ जाएगा u² cos² θ अपॉन 2g डिवाइडेड बाय 2u sin θ/g, और यहाँ 2u cos θ/g।
ठीक है, मुझे b बाय ए निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ, g g g और g कैंसिल हो गया, ठीक है, u u और u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, अगर आप देखो ये साइन और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, u स्क्वायर बचा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, ठीक है, नीचे कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ से भी 4 आएगा तो 4 इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो b बाय ए कितना हो गया, अगर हम देखें मुझे क्या बोल रखा है, आंसर मुझे रेंज के फॉर्म में देना है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ कितना आ रहा है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना आ रहा है 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे रेंज बनानी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और मुझे यहाँ पे जी भी चाहिए, तो मैंने जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टाइप से। अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ बन गई है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये तो रेंज होती है, तो इसको अपन लिख लेंगे रेंज, और नीचे कितना आ जाएगा 32, यहाँ कितना आ जाएगा जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो कितना हो जाएगा 5r बाय 16, 5r बाय 16, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2D का क्वेश्चन है। A ball is projected horizontally from a top of a very high tower at 12 मीटर पर सेकेंड as shown in the figure। एक बॉल को एक टावर से सीधे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया और यहाँ पे विंड भी चल रही है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद ज़्यादा देखा नहीं होगा, यहाँ पे विंड भी चल रही है। जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं उसमें जी तो लग ही रहा होता है, लेकिन इसमें विंड भी चल रही है, और विंड की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि विंड पीछे की तरफ धक्का मारेगी, तो एक्सेलरेशन कितने का आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। तो ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ से आई और इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द टावर, ये बॉल ऐसे जाते 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 ऐसे टावर को क्या कर जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी, तो यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगी। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द टावर, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो आपको बेसिकली ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अगर आप देखो ये यहां से स्टार्ट की है, ठीक है, इसको आप ओरिजिन ले लो और यहां पे टकरा गई है, ठीक है, जब ये यहां पे टकराएगी, ठीक है, अब आप इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, तो जब ये टकराएगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, -y, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो जब ये दोबारा टकराएगी तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स में तो क्या होगी 0, डिस्प्लेसमेंट एक्स में क्या होने वाली है 0, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगी तो उससे हमें क्या निकलेगा, उससे हमारा टाइम आ जाएगा। बताओ एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 12 थी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स का ux t प्लस हाफ ए एक्स इंटू कितना टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 12 थी, टाइम को मैंने मान लिया t, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी थी पीछे की तरफ कितनी थी -6 थी, इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 12t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड्स, मतलब जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो 4 सेकंड के बाद स्ट्राइक करेगा। अब यही मुझे को निकालना है, क्वेश्चन इतना सा रह गया कि 4 सेकंड में ये नीचे कितना गिरा होगा, ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये मुझे निकालना है, तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि फेंका कैसे था हॉरिजॉन्टली फेंका था, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी। एक्सेलरेशन वाई में जी के कारण होगा, तो नीचे अपन माइनस लेते हैं, और टाइम कितना आ रहा था, टाइम 4 आ रहा था, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया बताओ -80 हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा -y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 मीटर, y की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर, ये जो हमने डिस्टेंस y बोला था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन जो है मोशन इन प्लेन का है, और उसमें हम सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी पढ़ते हैं। एक ग्राफ आपको दे रखा है थीटा का और टी का। थीटा क्या होता है, थीटा आपको ये बता रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे कितना एंगल टर्न हो चुका है। जैसे अगर आप देखो 0 पे एंगल कितना था 0, 2 सेकंड पे एंगल कितना था 5 पाई, मतलब 5 पाई रेडियंस घूम चुका होगा। 4 सेकंड्स पे 20 पाई, 8 सेकंड्स पे
80 पाई, मतलब 8 सेकंड्स में 80 पाई रेडियन से घूम चुका होगा, मतलब इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 80 पाई हो चुकी होगी। आपसे क्या पूछा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर अपन एंगुलर वाला वर्ड हटा दें, आपसे मैं अगर पूछूं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एंगुलर वाला वर्ड लगा दो, अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, कितना एंगल घूम गया। अब कब पूछा है, कितने टाइम इंटरवल में पूछा है, बोला है पहले 8 सेकंड में। तो पहले 8 सेकंड में अगर आप देखो, पहले 8 सेकंड में, तो अगर आप ग्राफ देखो तो पहले 8 सेकंड में 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और 8 सेकंड पे कितना एंगल था, 80 पाई था। तो कितना एंगल घूम चुका होगा, 80 पाई घूम चुका होगा। और टाइम कितना लगा, 8 सेकंड लगा। तो ओमेगा एवरेज कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 80 पाई हो गई, और टाइम कितना लग गया, 8 लग गया। तो आंसर कितना हो गया, 10 पाई रेडियन पर सेकंड। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी मोशन प्लेन का ही है। अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक ट्रैक दे रखा है, ये ट्रैक का जो शेप है पैराबोला की इक्वेशंस आपको दे रखी है, मतलब पैराबोलिक शेप दे रखा है। आपको यहाँ पे बोल रखा है एक मास है, यहाँ पे एक मास दे रखा है ऐसे, और आपसे बोला जा रहा है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। मतलब यहाँ पे एक मैन दे रखा है, उसका मास m दे रखा है, आपको उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बतानी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब वो एक्सेलरेशन जो अलॉन्ग टेंजेंट होती है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो मैन है, अगर आप देखो इस पे नीचे की तरफ g लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैराबोला है, तो टेंजेंट ड्रॉ करना आता है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से बनेगी, ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, इस टाइप से टेंजेंट बन गई, ठीक है। ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। ये वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये जो है ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। अगर आप देखो जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन थी, लेकिन जब ये मैन चलेगा तो ये ऐसे चल पाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ रहा होगा। ये वही बात है कि आप इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रख दो, तो जी तो लग रहा है नीचे, लेकिन गिरेगा कितने से, जी साइन थीटा से गिरेगा। जी से तो नहीं गिर सकता, क्योंकि जो सरफेस है वही इंक्लाइंड है। तो जी तो लग रहा है नीचे, लेकिन गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा ना लॉन्ग सरफेस, तो ये तो जी है। तो जी का इधर वाला कंपोनेंट कितना हुआ, जी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कितना हो गया, जी साइन थीटा। तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये इसकी अलॉन्ग टेंजेंट है, तो आप बोलोगे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, जी साइन थीटा होगी, ठीक है। अब आप देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का क्या काम है, y की वैल्यू दे रखी है इन्होंने x²/2, ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के tan थीटा से मुझे स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप क्या होता है, dy/dx, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 1/2 बाहर, x² का कितना हो गया, 2x, तो 2 और 2 कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। लेकिन मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x/1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, इसको तो वही रखना है। और यहाँ कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, x² + 1। साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/√x² + 1। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, इस टाइप से फेंका, ठीक है। इसने बोला कि टाउ समय पे, ठीक है, जो पार्टिकल था वो पॉइंट ए पे था, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हाइट आपको पता है ये होती है, मैक्सिमम हाइट से 5 मीटर नीचे था, ठीक है। और इसने क्या बोला कि 4 टाउ पे ये यहाँ पे था, जो कि मैक्सिमम हाइट से 45 मीटर नीचे था। तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। ये एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता है जेईई मेंस में इंटीजर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे जाएगा पैराबोलिक पाथ पे, मैक्सिमम हाइट पे जब होगा तो टाउ सेकंड्स पे, आप देखोगे टाउ सेकंड्स पे ये 5 मीटर मैक्सिमम हाइट के नीचे होगा, और 4 टाउ पे, है ना, मैक्सिमम हाइट को पार करके 45 मीटर नीचे होगा। अब आप क्या करोगे, देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे वाई में वेलोसिटी जीरो होती है। अगर आप ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं इनको देखो, तो ये कौन से डिस्टेंसेस दे रखे हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस, ठीक है।
अगर आप ढंग से देखो तो मैक्सिमम हाइट पे y वाली वेलोसिटी कितनी होती है बताओ, 0 होती है कि नहीं? अब आप एक चीज देखो, क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि यहां से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा होगा पार्टिकल को? मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? मुझे पता है कि यहां पे वेलोसिटी 0 होती है y डायरेक्शन में, ठीक है, तो मुझे यहां फाइनल वेलोसिटी पता है, यहां मुझे वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, जैसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है वैसे ही vt माइनस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं जो लगा रहा हूं ये y डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अगर मैं देखूं पार्टिकल जब यहां से यहां आएगा तो y में कितना चल गया, ऊपर की तरफ चल गया, कितना चल गया, 5 मीटर चल गया, तो आप यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट 5 हो गई, फाइनल वेलोसिटी y में कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन तो y में माइनस जी होता है, तो -10 ले लिया, ठीक है, और टाइम को मैंने टी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो टाइम कितना लगा होगा, इस टाइम को t1 ले लो, एक काम करो, तो माइनस और माइनस कट गया, ये कितना हो गया 5, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड आ गई। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा। अब आप देखो मैक्सिमम हाइट पे है पार्टिकल, नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो y में अगर आप देखो तो b तक आने में कितना चल गया होगा, इतना चलेगा। तो देखो कैसे करेंगे, अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट y में कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट y में हुई है -45। अब यहां मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कि फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे पता है जब ये यहां से यहां आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 थी, तो यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इस वाले पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं sy इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहां से चला, चलते चलते यहां पे आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट y में कितनी है, -45, y में एक्सेलरेशन कितनी थी बताओ, -10 थी, टाइम को t2 ले लो, तो टाइम को ले लिया t2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर देखोगे 5 हो जाएगा, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड्स आ जाएगी, t2 की वैल्यू 3 सेकंड्स आ गई। अगर आप देखो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में हमने कैलकुलेट किया कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड्स। मुझे निकालनी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट अगेन y डायरेक्शन से रिलेटेड होती है, ठीक है। आप मुझे क्या ये बता सकते हैं यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो बहुत आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा यहां से यहां तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टाउ लगा, ठीक है। देखो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2, और यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा, तो आप लिख सकते हो टाउ प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, t/2, तो टाउ प्लस 1 किसके बराबर होगा बोलो, t/2। फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/2, जिसमें से यहां से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स, ठीक है। और यहां से यहां तक का टाइम मेरे को कितना दे रखा है, 4 टाउ। तो अब आप यहां देख सकते हो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 4 टाउ है, यहां से यहां तक था t/2, और यहां से यहां तक कितना लगा है, 3 सेकेंड्स, तो t/2 प्लस 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 टाउ। तो आप यहां लिखोगे t/2 प्लस 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 टाउ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम टाउ हटा देते हैं, टाउ कितना हो जाएगा, t/2 -1, ठीक है, और टाउ की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, t/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टाउ। टाउ की वैल्यू क्या थी, t/2 -1, तो कितना हो जाएगा, t/2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t - 4, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो यहां बन जाएगा 7, और यहां कितना बन जाएगा, 3t/2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 14/3 सेकंड्स आ गई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, 2u sin θ/g इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/3, तो ये और ये कैंसिल करें तो u sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7g/3 ये आ जाएगी, g को मैं उधर लेके चल जाऊंगा, तो u sin θ कितना आएगा, 7g/3। मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u² sin² θ अपॉन नीचे कितना हो गया बोलो, 2g, तो u sin θ कितना था, 7g/3, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो 7g/3 इंटू 7g/3 इंटू कितना हो गया, 2g, g और g क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। 7 7 कितना हो गया, 49, और g को 10 ले लिया तो ऊपर कितना हो गया, 490,
9 और 9 कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां लिखा था 490 बाई एक्स, तो ऊपर तो 490 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगेन मोशन प्लेन का क्वेश्चन है, रेडियस दे रखा है आपको और स्पीड दे रखी है, स्पीड की वैल्यू कितनी है 2t। फाइंड द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद वेलोसिटी। जब भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप देखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है स्पीड भी चेंज होती है और यूनिफॉर्म में आपको पता है स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ स्पीड चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था dv/dt, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, है ना। और सेंटीपिटल कितना होगा, सेंटीपिटल आप निकाल सकते हैं, सेंटीपिटल का फॉर्मूला होता था v²/r, तो v की वैल्यू थी 2t, तो 4t²/r। r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना आ गया सेंटीपिटल हो जाएगा 2t²। अगर आप देखो फाइंड द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल चल रहा होगा तो अगर हम देखूं तो एक्सेलरेशन कौन सी है, सेंटीपिटल तो है ही और टेंजेंशियल भी है, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सेंटीपिटल ऐसे बनाएंगे टुवर्ड्स सेंटर और टेंजेंशियल ऐसे, है ना। और पार्टिकल चल भी रहा है इधर ही, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड अगर बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसने बोला फाइंड आउट द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सेंटीपिटल था, ये क्या था सेंटीपिटल था, ये था टेंजेंशियल, तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा, इसी को बोल रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब नेट एक्सेलरेशन। ये जो है वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4, π/4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, 45। तो आप क्या लिखोगे tan 45 किसके बराबर होगा, tan 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan 45 बन जाएगा AC/80। tan 45 कितना होता है 1 होता है, मतलब AC की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 80। AC की वैल्यू कितनी थी 2t² थी, और 80 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 और 2 कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ग्राफ आपको दे रहा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, पैराबोलिक दे रखा है इसने, और बोल रखा है डिस्टेंस बताना है पार्टिकल का 4 सेकंड में, 4 सेकंड से 16 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखती। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो देख के तो ये लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, हो सकता है कि कुछ चीजें मिसिंग हो, लेकिन इसने एक चीज बोल रखी है कि एक्सटी जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, मतलब जो एक्स है अगर पैराबोला होता है तो t² पे डिपेंड करेगा एक्स जो होगा, और t का जो ग्राफ है ये t² पे डिपेंड करेगा, मतलब हाईएस्ट पावर तो स्क्वायर ही होगी क्योंकि पैराबोला है। तो आप एक चीज देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी t⁻1 पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन t⁻0, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां से एक चीज पता लग गई कि जो ग्राफ होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो चीज दे रखी है यहाँ पे इसने हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं 37 और 53, ठीक है। इस लाइन को अगर हम पीछे इस टाइप से एक्सटेंड करें ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 37 बनेगा, और इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 53 बनेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ये एक्सटी ग्राफ है और ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स क्या निकालने के काम आते हैं, स्लोप निकालने के काम आते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो तो इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप कितना होगा tan 37, और इस वाले पॉइंट पे स्लोप कितना होगा tan 53। तो आप देखोगे tan 37 होगा स्लोप इस पॉइंट पे, और स्लोप एक्सटी ग्राफ का क्या देता है वेलोसिटी, मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v1 है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v2 है तो जो स्लोप है, स्लोप मुझे पता है tan 37 क्या होगा स्लोप होगा, और स्लोप वेलोसिटी देता है एक्सटी ग्राफ का, तो v1 होगा tan 37, तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 3/4 मीटर पर सेकेंड। इस वाले पॉइंट पे स्लोप कितना था tan 53 था, तो tan 53 इस पॉइंट पे वेलोसिटी देगा, तो कितना आ जाएगा 4/3। यहां और यहां वेलोसिटी पता लग गई, यहां से यहां तक का टाइम भी पता है, कितना टाइम है 12 सेकेंड्स, कितना टाइम आ गया
12 सेकेंड्स आ गया। अब आप क्या करोगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो याद करो एक फॉर्मूला पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट का, v1 प्लस वी टू बाई टू इंटू टी, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो v1 कितना था 3/4 और v2 कितना था 4/3, नीचे 1/2 हो गया और टाइम कितना लगेगा, क्या बोला था 4 सेकंड से 16 सेकंड, तो टाइम कितना लग गया 12, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 ये कितना हो गया 25 हो गया, 9 और ये कितना हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 25/2 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसको इन्होंने बोल दिया x, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 25 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर। अगला क्वेश्चन अगेन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का है। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीकेज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये आपको रिलेशन दे रखा है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और आपको एरर्स दे रखे हैं, है ना। एरर किस में दे रखा है, एन नॉट में, लैम्डा में, टाइम में, सब में आपको एरर्स दे रखा है। एन नॉट में भी है, लैम्डा में भी है, टाइम में, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सब में एरर दे रखा है। ठीक है, तो आपको एरर किस में बताना है, परसेंटेज एरर एन में बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ सब मल्टीप्लाइड है और ई भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं। तो एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एन नॉट। ठीक है, और जब लॉग लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि एरर निकालना है, तो ये बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा एन बाय एन, ये बन गया डेल्टा एन नॉट बाय एन नॉट। ठीक है, अगर मुझे एरर निकालना है तो मुझे एरर बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम निकालना होता है, तो इसमें मैं माइनस नहीं लूंगा, हमेशा एरर में प्लस लेते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसमें एरर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी इंटू यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, टी इंटू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज मेरे को निकालनी पड़ेंगी। अब ये सारी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एन नॉट की वैल्यू इसने दे रखी है 1% एरर के साथ। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो एरर निकालने के लिए, तो ये 100 100 और ये 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, एन नॉट में एरर दे रखा है 1% का। ठीक है, लैम्डा में एरर दे रखा है 1% का। ठीक है, तो एक चीज़ अपन कर सकते हैं, लैम्डा में जो एरर है वो कितना है, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100, ये कितना है 1% है। तो डेल्टा लैम्डा कितना होगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 100। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 100। लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.01। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 100। ये डेल्टा लैम्डा हो गया जिसकी जरूरत मेरे को यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, अब देखो टाइम में कुछ दे रखा है, टाइम में एरर कितना है 0.5% का। ठीक है, तो टाइम में एरर कितना दे रखा है, यहाँ मैं अगर देखूँ तो टाइम में एरर डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, टाइम में एरर कितने का दे रखा है 0.5 का, तो इज इक्वल टू 0.5। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 टी बाय 100। ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू मुझे दे रखी है 50 सेकेंड्स। तो टी की वैल्यू मुझे दे रखी है 50 सेकेंड्स, तो यह कितना हो जाएगा 25/100, इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ से आपने डेल्टा लैम्डा निकाल दिया, डेल्टा लैम्डा हो गया लैम्डा बाय 100। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जो थी उसने आपने वहाँ पुट कर दी, और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा टी आपने निकाल लिया, ये बन जाएगा 0.5 टी बाय 100। ठीक है, टी की वैल्यू आपने पुट कर दी, टी की वैल्यू 50 सेकंड्स दे रखी थी, डेल्टा टी यहाँ से आ गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज डालनी है, तो परसेंटेज एरर बन जाएगा किसमें, एन में, इज इक्वल टू ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन एन नॉट। एन नॉट में परसेंटेज एरर कितना है 1% दे रखा है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ देखो आप, टाइम कितना था, टाइम था 50 सेकेंड्स, तो यहाँ 50 आ गया। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन 100 प्लस, अगर मैं देखूं लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.01, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 25 अपॉन 100, और बाहर कितना आ जाएगा 100 और ये 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज देखो, परसेंटेज एरर किसमें
एन कितना होगा 1 प्लस यहाँ कितना हो गया, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0.25, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.75%। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.75%। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का है। इसमें बोल रखा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40, और पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसके हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो इस टाइप से कुछ होता है। तो अगर मैं देखूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे चल रहा होता है हॉरिजॉन्टली, आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी होती थी u cos थीटा, इसको मैं v लिख सकता हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अगर आप देखो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन होगी g। आप देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना आएगा 90, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो एक्सेलरेशन होता है वो तो हमेशा जी नीचे की तरफ लगता है। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 90 है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मेरे से पूछा जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं हम v स्क्वायर अपॉन a नॉर्मल से। ए नॉर्मल मतलब कौन सी एक्सेलरेशन, वो वाली एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो वेलोसिटी है वो तो u cos थीटा है और जो एक्सेलरेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप जब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हो गई u cos थीटा, तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और एक्सेलरेशन कौन सी हो गई इसके परपेंडिकुलर जो कि है g, तो ये आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक बार देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी है आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40। अगर आपको याद हो बच्चों तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी को मैं नीचे लेके आ जाता हूं। अब आप कंपेयर करो बच्चों, आप देख सकते हो यहां आपको x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है, यहां आपको tan थीटा दिख रहा है और यहां x के पहले आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो tan थीटा 1 हो जाएगा कंपैरिजन से। यहां पे आप देख सकते हो माइनस की जगह माइनस है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 40 की जगह कितना है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो मैं यहां पे एक चीज लिख सकता हूं, जो 40 होगा, 40 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 40 किसके बराबर होगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। और अगर आप देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा था u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो मुझे ये टर्म चाहिए था और ये टर्म मुझे यहां से मिल गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था मेरे पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो हमारा आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर का 20 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है और आपसे क्या पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का बताओ। तो क्या करोगे, सबसे पहले सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। फोर्स जो होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है ml t-2, ये फोर्स का हो गया। ठीक है, प्रेशर का कैसे लिखेंगे, प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया का क्या होता था L स्क्वायर, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ml-1 t-2, ये तो किसका आ गया प्रेशर का। ठीक है, वेलोसिटी का आप लिखेंगे तो वेलोसिटी का कितना होता है lt-1, ये वेलोसिटी का आ गया। और टाइम का कितना होगा, टाइम का तो t ही होगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपने लिख लिए। हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम। अब कैसे करेंगे, जो फोर्स होगा, फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू p की पावर x, v की पावर y एंड t की पावर z, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों साइड डायमेंशन लोगे तो f का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना था ml t-2 था। प्रेशर का कितना था ml-1 t-2, यहां पे पावर x आ गई। v का कितना था lt-1 पावर y आ गई, और t का t ही था और पावर यहां z आ गई। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ml t माइनस टू इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, m को देखें अगर तो m के ऊपर पावर कितनी आ रही है, m के ऊपर अगर हम देखें पावर तो m के ऊपर पावर यहाँ पे x आ जाएगी, ठीक है। लेंथ के ऊपर आप देखो तो -1 था और यहाँ x था, तो कितना हो जाएगा -x, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा +y। टाइम पे देखो तो टाइम पे पावर कितनी आ जाएगी -2x, यहां कितना हो जाएगा -y और यहां से z, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर आप देखो तो m के ऊपर यहाँ पावर 1 थी, l के ऊपर पावर 1 थी और टाइम पे पावर -2 थी। तो सबसे पहले अगर आप m के पावर्स कंपेयर करो तो यहाँ 1 था और यहाँ x था, तो x की वैल्यू कंपैरिजन से कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। l पे देखें तो l पे कितना था, 1 था और इस साइड पावर कितनी थी -x + y, तो आप लिखोगे 1 इज इक्वल टू -x + y, है ना। x की वैल्यू 1 थी तो आप लिखोगे -1 + y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब टाइम पे देखें पावर, तो टाइम पे पावर कितनी थी -2, तो -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x -y + z, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप -2 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो -2 -y + z, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू z के बराबर आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 थी और y और z बराबर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आप देखो तो फोर्स को हमने कैसे लिखा था, फोर्स को लिखा था p की पावर x, v की पावर y, t की पावर z, ठीक है। तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू p की पावर x, x कितना था 1 था, v की पावर y ये 2 था और t की पावर z ये भी 2 था, तो इस टाइप से कुछ आएगा p v² t², इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, मोशन इन 1D का है, मोशन स्ट्रेट लाइन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नया टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और आपसे बोल रखा है कि जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो कितनी है, v की वैल्यू दे रखी है आपको t² - t, v की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल की स्पीड कम होना, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन की कंडीशन क्या होती है, रिटार्डेशन तब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन तब होता है जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ये कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब रिटार्डेशन होगा। अगर आप देखो तो ये तो 1D में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम जनरली मोशन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मानते हैं और आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं और पीछे वाला नेगेटिव ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी आगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इनका साइन ऑपोजिट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी शुड हैव ऑपोजिट साइन, इनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो बस यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखो v की वैल्यू आपको दे रखी है, v की वैल्यू अगर आप देखो तो v की वैल्यू कितनी थी t² - 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t × t - 1। एक्सेलरेशन भी निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2t - 1। तो एक्सेलरेशन आपने लिख लिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया था 2t - 1 ऐसे, ठीक है। ये वेलोसिटी आ रही है, ये एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइम हम 0 से ज्यादा ही मानेंगे, टाइम ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कि रिटार्डेशन किस इंटरवल में होगा। रिटार्डेशन होने के लिए कंडीशन थी कि v और a का साइन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको देखो तो मैं यहाँ पे बनाऊं अगर, तो यहाँ टाइम मैंने 0 से चालू किया, ये 1 हो गया। अगर आप v की इक्वेशन देखो तो v की इक्वेशन आ रही थी t × t - 1, ठीक है। अगर आप देखोगे 1 के बाद कोई भी वैल्यू डाल के देखो, 2, 3, 4 कुछ भी डाल के देखो, तो v जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। 0 और 1 के बीच में देखोगे तो v क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये v के बारे में मैंने एक v की एक नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में v नेगेटिव है और 1 के बाद v पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन की बात अगर मैं करूं तो मैं 0 से यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ रहा था 2t - 1, तो एक्सेलरेशन मेरा आ रहा है 2t - 1, ठीक है। तो यहाँ मैं हाफ बना लेता हूँ कहीं। अगर आप देखो टाइम को हाफ डालोगे तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, हाफ के बाद कुछ भी डाल के देखो 3, 4, 5 कुछ भी डाल के देखोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हाफ के बाद, ठीक है।
और अगर आप देखो हाफ के पहले कोई भी नंबर डाल के देखो, 0 डाल के देख लो या 1/3 डाल के देख लो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है रिटार्डेशन किस इंटरवल में होगा, तो साइन ऑपोजिट चाहिए हमें, ठीक है। तो आप यहां पे ये देखो कि 1 के बाद वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और हाफ के बाद एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो हाफ के बाद एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है ना, और 1 के बाद वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पे एक हाफ बना लूं, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर आप देखो 0 से हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है और हाफ से 1 में भी वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज अगर आप देखो तो 0 से हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, ठीक है। 0 से हाफ से 1 में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और हाफ से 1 में वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन, इनका साइन अलग अलग आ रहा है। तो आप ये बोलोगे टाइम इंटरवल जो होगा वो हाफ से लेकर 1 में अगर आप देखोगे तो इस केस में जो पार्टिकल है वो रिटार्ड करेगा, क्योंकि साइन इन दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ से लेकर 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि एक नया सिस्टम है, इसमें इन्होंने लेंथ, मास और टाइम की यूनिट हमें दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड। हमें बोला जा रहा है यूनिट ऑफ फोर्स बतानी है इन दिस न्यू सिस्टम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू के न्यूटन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, यहाँ फोर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, mL/T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ न्यूटन की बात हो रही है, न्यूटन क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है फोर्स की। तो न्यूटन कैसे आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मास की ऐसा यूनिट क्या होती थी, केजी होती थी, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। देखो मास की जगह केजी लिख दिया, लेंथ की जगह मीटर लिख दिया, टाइम की जगह सेकंड लिख दिया, ठीक है। मास के ऊपर पावर 1 थी तो यहाँ पावर 1, लेंथ के ऊपर पावर 1 तो मीटर के ऊपर पावर 1, टाइम पे पावर कितनी थी, -2, तो सेकंड पे भी पावर कितनी थी, -2। ये यूनिट हो जाती है फोर्स की। ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि हमने एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई है, ठीक है। उसकी जो यूनिट है वो कितने न्यूटन के बराबर होगी। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है। तो पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा वाला है, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट हम मान लेते हैं न्यूटन वाला, ऐसा ही सिस्टम, ठीक है। तो पहले में जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। इसी को एक न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि जो नया वाला जो सिस्टम है उसमें एक यूनिट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और यूनिट कितनी होगी, यूनिट देखो मास की यूनिट क्या दे रखी है, 10 ग्राम, लेंथ की यूनिट क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट क्या दे रखी है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो mL/T-2, ठीक है। मास की जगह लिख दिया इसकी यूनिट, लेंथ की जगह इसकी यूनिट लिख दी, और टाइम की जगह इसकी यूनिट लिख दी, है ना। और क्योंकि बोल रहा है कि यूनिट ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम, यूनिट का मतलब है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैंने यूनिट्स लिख दी। अब बोला जा रहा है कितने न्यूटन के बराबर है, तो अगर आप देखो यही एक न्यूटन होता है, कितने न्यूटन के बराबर है, मैं मान लेता हूं x न्यूटन के बराबर है। तो मुझे बेसिकली x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो। अब एक काम करते हैं, ये जो केजी है, केजी को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो 1000 ग्राम, मीटर को क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 10 ग्राम, यहां क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहां अगर मैं देखूं तो क्योंकि पावर -2 थी तो 0.1 इंटू 0.1, और यहां सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर कट गया, ग्राम सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। अब यहां पे देखोगे इधर 2 0 आ रहे हैं और ये 2 0 इधर से कट जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे बतानी है। अब x की वैल्यू कितनी होगी, देखो इधर कितना आ रहा है 1000 और इधर 0.1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको अगर दोबारा लिखूं तो इधर बच रहा था 1000 और इधर 0.1 है, ये जंप करके ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। तो x का आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0.1, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई जो पार्टिकल है
ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है, और कोई फंक्शन उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, और आपसे बोला जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन की तरफ मूव करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आप ऐसे बना लो, यहाँ पे ओरिजिन बना लो। हमें बोला जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो क्योंकि ये 1D का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सेस दे रखा है, तो ओरिजिन की तरफ आने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एक तो यहाँ से आए और एक यहाँ से आए, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए अगर पार्टिकल यहाँ से आ रहा होगा तो देखो ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, 0,0, ठीक है। अगर आप देखो इस साइड पॉजिटिव मानते हैं और इस साइड क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस टाइप से होंगे x,0, ठीक है। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके भी x,0 होंगे। यहाँ पे जो x होगा ये x बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे जो x होगा ये x बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैं ओरिजिन के राइट हैंड साइड हूँ तो ये x पॉजिटिव होगा, और x,0 अगर मैं ले रहा हूँ तो x क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इधर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको साइन के साथ लिया जाता है। जनरली हम ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं और ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर आप एक चीज देखो, अगर पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है इस साइड से आएगा तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी पीछे की तरफ थी, ठीक है, तो पीछे के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानता हूं, तो x था पॉजिटिव और v क्या था, नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अब इसको अगर मैं देखूं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड देखूं मैं, तो x जो था वो क्या था, नेगेटिव, और v क्या था, पॉजिटिव, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जब भी पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आएगा तो x का और v का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो कि x इंटू वी शुड बी लेस देन 0, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस इस टाइप से दे रखे हैं, dx/dt ग्रेटर देन 0, dx²/dt, इस टाइप से कुछ दे रखा है, ठीक है। सब में मुझे x दिख रहा है, v कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा, तो v को अपन ऐसे लिख सकते हैं, v का फॉर्मूला क्या होता था, dx/dt, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो x इंटू dx/dt ये लेस देन 0 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी मुझे गलत लग रहा है। अगर मैं तीसरा ऑप्शन की तरफ देखूं तो तीसरा ऑप्शन में मुझे दे रखा है d(x²/dt इज लेस देन 0, तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x² का हो रहा है, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, ठीक है, अगर x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो डिफरेंशिएशन x² का जब आप करोगे तो ऐसा कुछ आता है, x² का करेंगे तो कितना आएगा, 2x, और चेन रूल लगाएंगे तो कितना आएगा, dx/dt, ऐसा कुछ आ रहा है। और यहाँ भी अपना वैसा ही कुछ आ रहा है, हमारी कंडीशन आ रही थी x dx/dt इज लेस देन 0, है ना। यहाँ क्या आ रहा था, 2x dx/dt, ठीक है। तो अगर इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये 0 से कम ही रहेगा, दोनों साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये मैंने अभी आपको बताई है 2x dx/dt, ये कितना होता था, d(x²/dt), तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d(x²/dt शुड बी लेस देन 0, ये मेरा आंसर होगा, मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन मोशन इन 2D का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 3 ships A, B and C आर इन मोशन, द मोशन ऑफ A एज सीन बाय B इज विद स्पीड v टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी किसकी, A की, कहां से देखने पे, B से देखने पे, तो VAB लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये किसके अलॉन्ग है बताओ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। द मोशन ऑफ B एज सीन बाय C, मतलब B को देख रहे हैं, कौन देख रहा है, C देख रहा है, स्पीड इसकी V ही थी, कौन से डायरेक्शन में थी, नॉर्थ वेस्ट। तो आपसे बोला जा रहा है देन एज सीन बाय A C विल बी मूविंग इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम A के मोशन को देखें B से तो कह रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अलॉन्ग होता है, और अगर B के मोशन को देखें, कौन देख रहा है, C देख रहा है, तो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट के अलॉन्ग हो रहा है। अभी कह रहा है कि A का मोशन C के देखने से कहां पे होगा, तो आप कैसे करोगे, देखो जल्दी से बताओ, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया साउथ, ठीक है। अब VAB क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक है। VAB अगर मैं बनाऊं तो VAB कैसा होगा, नॉर्थ, और ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा होगा, ये हो जाएगा VAB। VAB को कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। VBC को बना लो, VBC क्या था
किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट में था, तो ये नॉर्थ था ये वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट इस टाइप से होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताओ, VBC। तो VBC मतलब VB वेक्टर माइनस VC वेक्टर। ये कौन से डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये होता है कि एकदम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना था, V था, है ना, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना था, V था, ठीक है। तो VA माइनस VB इस डायरेक्शन में था, VB माइनस VC इस डायरेक्शन में था। आपसे पूछा क्या है, देन एज सीन बाय A, C विल बी मूविंग इन विच डायरेक्शन। तो आपको निकालना क्या है, आपको बेसिकली निकालना है VCA निकालना है। तो VCA क्या होगा, VC वेक्टर माइनस VA वेक्टर। आपको निकालना ये है VCA वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, VC वेक्टर माइनस VA वेक्टर, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास VA माइनस VB था और ये VB माइनस VC था। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ लूं, ये वेक्टर इधर था, ये इधर था, तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो क्या आएगा, VB और VB कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, VA वेक्टर माइनस VC वेक्टर, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, VA वेक्टर माइनस VC वेक्टर, ये आ जाएगा। लेकिन चाहिए क्या मुझे चाहिए क्या, VC वेक्टर माइनस VA वेक्टर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अगर मैंने बाहर निकाला तो VA वेक्टर माइनस VC वेक्टर, VCA वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ VA वेक्टर माइनस VC वेक्टर। VA वेक्टर माइनस VC वेक्टर ये क्या था, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा था, और उसके सामने मैंने एक माइनस लगा रखा है। माइनस का क्या मतलब होता है कि इसके ऑपोजिट होगा, मतलब VCA वेक्टर जो होगा वो नॉर्थ के ऑपोजिट होगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। तो मेरा आंसर साउथ जो होगा वो सही होगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो साउथ सही होगा। चलिए बेटा, इस सेशन में सिर्फ इतना ही। अब अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।